बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। रस्सी में जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है, हमें उसकी स्पीड को समझना है। मैं तुमसे कहूँ कि ये मान लो कोई डिस्टरबेंस है, ये रस्सी में प्रोग्रेस करने वाला ट्रांसवर्स वेव है जो कि इस रस्सी में राइट साइड जा रहा है। सी स्पीड बोल दो या वी बोल दो, राइट। हम लोग जनरली वी पार्टिकल वेलोसिटी लेते थे और वेव वेलोसिटी को हम लोग सी लेते थे। और ये एक ऐसा रस्सी है जिसमें टेंशन है, राइट। तो ये बताओ वो शेप है हमारे डिस्टरबेंस का, वेव का। ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता था। हमें इसका स्पीड निकालना है कि इस रस्सी में ये वेव कितनी स्पीड से प्रोपगेट करेगा, राइट। तो हम आपसे कहें कि हम इसमें कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लें, ऐसे। ये सेगमेंट, इसे जरा हम जूम करके यहां पे दिखा रहे हैं, ऐसे। हमने बहुत ही स्मॉल सेगमेंट लिया, डीएल लेंथ। तो यार बताओ, रस्सी में वेव को प्रोग्रेस करने के लिए यहां टेंशन होगा ऐसे टी, इधर टेंशन ऐसे टी, और ये सेगमेंट मैंने मान लिया सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है मान लो 2 थीटा। कितना? 2 थीटा। तो बताओ, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो बताइए, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये डिस्टरबेंस बी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो एक इंस्टेंट के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो डीएम मास है, डीएल लेंथ का मास, अगर हम डीएम कहें तो डीएम होगा लीनियर मास डेंसिटी इनटू डीएल, और लीनियर मास डेंसिटी होगा मास पर यूनिट लेंथ। एक इंस्टेंट के लिए ऐसा लग रहा है कि ये डीएम मास एक सर्कुलर मोशन में है। तो बताओ, इधर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा और सेंटर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। इधर आएगा टी कॉस थीटा और सेंटर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। और ये मान लो रेडियस इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। मैंने आपको कहा था कोई भी शेप हो, हम उस शेप को एक इंस्टेंटेनियस सर्कल तो कंसीडर कर ही सकते हैं। तो बताओ, एक इंस्टेंट के लिए ऐसा लग रहा है कि ये डीएम मास वी स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो बताओ जरा, ये टी कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो गए। सेंटर की तरफ जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, वो बताओ इस एम मास को या डीएम मास को एसी देगा। या बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है वो कौन प्ले करेगा? 2t साइन थीटा। तो हम बोलेंगे 2t साइन थीटा ने डीएम मास को एसी दिया, और एसी होता वी स्क्वायर बाई आर। थीटा बहुत ही स्मॉल है, छोटा सा एंगल है। अगर थीटा बहुत छोटा होता था तो साइन थीटा और थीटा लगभग बराबर होते थे। तो हम इसको लिखेंगे 2t साइन थीटा की जगह थीटा, डीएम हो गया म्यू इंटू आर 2 थीटा। डीएम इक्वल टू म्यू आर 2 थीटा, और ये वी स्क्वायर बाई आर। 2 थीटा हो गया कैंसिल, आर से आर चला गया, तो स्पीड आ गई रूट के अंदर टी बाई म्यू। यानी रस्सी में प्रोग्रेस करने वाला जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसका स्पीड होता है रूट टी बाई म्यू। अच्छा, म्यू को हम लोग मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं। अगर ये रस्सी है कोई, इसका लेंथ है एल और मास है इसका एम, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए एस, एरिया क्रॉस सेक्शन एस। तो इसमें अगर हम ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई करें, एस एरिया क्रॉस सेक्शन, हम ए क्यों नहीं ले रहे हैं एरिया क्रॉस सेक्शन? क्योंकि ए हम लोग एम्पलीट्यूड को बोल रहे हैं। तो एस इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन गया। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एस, तो ये बन गया रो इंटू एस, वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी है, ये हो जाएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू एस हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए भाई जरा बताना, तो यही स्पीड v बराबर रूट के अंदर t बाई म्यू हुआ, तो यही स्पीड रूट के अंदर t बाई म्यू की जगह रो इंटू एस हो गया। तो हम रस्सी में प्रोग्रेस करने वाली वेव की स्पीड
चाहे तो रूट टी बाई म्यू लिखें या रूट के अंदर टी बाई म्यू की जगह रो इंटू एस लिखें, एक ही बात है। नोट करिए, आगे बढ़े। मान लो हम आपसे कहें ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये रस्सी में ये एक डिस्टरबेंस है और यहाँ पर एक पुली से इस रस्सी को पास कराया गया और यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक लटकाया गया है और ये डिस्टरबेंस रस्सी में ऐसे प्रोपगेट कर रहा है और ये लेंथ है एल। हमसे कहा जाए इस वेव को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए जरा बताइए, ये मास m यहाँ पे लटका हुआ है तो नीचे की तरफ mg यहाँ टेंशन, और ये मास हवा में इक्विलिब्रियम में है तो मैं लिखूंगा टेंशन ने mg को क्या कर लिया, बैलेंस। अब इस डिस्टरबेंस को a से b तक अगर जाना है तो बताओ l लेंथ जाना है तो टाइम a टू b मोशन, ये लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम फॉर a टू b डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा रूट के अंदर टी बाई म्यू, राइट। तो ये बताओ एल अपॉन रूट के अंदर एम जी अपॉन म्यू, म्यू है रस्सी का लीनियर मास डेंसिटी, राइट। मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि दो रस्सी को हम बांध दें आपस में, जैसे ये एक रिजिड सपोर्ट है और यहां पर एक डिस्टरबेंस ऐसे है और ये जंक्शन है, ये दूसरा रस्सी है और इस रस्सी को हमने एक पुली से ऐसे पास कराया है और यहां पर हमने एक मास m लटका रखा है। ये पॉइंट है ए, ये जंक्शन है बी और ये पॉइंट है सी और ये डिस्टरबेंस आगे v स्पीड से जा रहा है। हमसे कहा जाए कि ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। इस रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी μ1 है, इस रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी μ2 है। सबसे पहले तो बताइए ये मास हवा में इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ mg, यहाँ रस्सी में टेंशन और ये हवा में इक्विलिब्रियम तो एक्सेलरेशन 0, तो t बराबर हो जाएगा बेटा mg। t बराबर किसके है, mg के। अब देखो यही टेंशन यहाँ रस्सी में होगा, यहाँ होगा, इस जंक्शन पर यहाँ t पहुंचा। अब समझना जरा, ये वाला बी पॉइंट इक्विलिब्रियम में, ये बी पॉइंट लेफ्ट राइट नहीं भाग रहा है तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो यहाँ टेंशन भी t के बराबर होगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो यहाँ टेंशन बराबर होना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी टेंशन वही होगा, तो यानी दोनों रस्सी में टेंशन बराबर होगा, क्योंकि जंक्शन पॉइंट को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो उस जंक्शन पर दोनों तरफ रस्सी में टेंशन बराबर होना पड़ेगा। तो बताओ इस रस्सी में जो वेव की स्पीड होगी वो रूट के अंदर टी बाई μ1 यानी रूट के अंदर एम जी बाई μ1, और दूसरी रस्सी में जो स्पीड होगी v2 वो रूट के अंदर t बाई μ2, और t तो बराबर ही है तो रूट के अंदर एम जी बाई μ2 होगा। तो बताओ टाइम फॉर ए टू सी अगर निकालना है तो पहले हमें टाइम ए से बी का निकालना है और फिर टाइम बी से सी का निकालना है। तो ए से सी तक का जो टाइम आएगा वो बताइए, ये रस्सी की लेंथ मान लो L1 है ए से बी तक और ये मान लो L2 है, राइट। तो पहले L1 चलना है B1 स्पीड से, फिर L2 चलना है B2 स्पीड से, देख लीजिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा L1 अपॉन रूट के अंदर t बाई म्यू तो mg बाई μ1 प्लस L2 चलना है स्पीड v2 mg बाई μ2, ये आंसर हो जाएगा बेटा, नोट करिए।
हटा दें इसको। अब अगर हम आपसे कहें यहां पर एक इंक्लाइंड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ठीक है। यहां पर एक मास m1 है और यहां पे रस्सी में एक डिस्टरबेंस है और यहां पर हमने एक मास m2 लटका रखा है, ठीक है। और ये डिस्टरबेंस जो है इस रस्सी में आगे प्रोपगेट कर रहा है, इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। और रस्सी का जो लीनियर मास डेंसिटी है, इस रस्सी का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो 10 टू द पावर -2 kg पर मीटर, यानी मास पर यूनिट लेंथ दिया गया 10 टू द पावर -2 kg पर मीटर। सवाल लिखें, इफ होल सिस्टम is in equilibrium, if whole system is in equilibrium and the transverse wave propagate along the wire, with velocity of 100 meter per second, find value of m1 and m2, आपको m1 और m2 की वैल्यू बताने को कहा गया है। फाइंड वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम है, तो अगर हम यहाँ FBD बनाएं, यहाँ देखो m2g, यहाँ टेंशन होगा, तो टेंशन ने, यार इसका एक्सेलरेशन 0 है, इक्विलिब्रियम, टेंशन ने m2g को किया बैलेंस, एक इक्वेशन। और वही टेंशन यहाँ रस्सी में ऐसे ट्रांसफर होगा, यहां आएगा m1g का sin 30 और इधर आएगा m1g का cos 30, और वो m1g cos 30 बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, टेंशन इज इक्वल टू m1g sin 30 भी हो जाएगा, राइट। अब समझिए जरा, स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड होगी रूट के अंदर t/μ, स्पीड है वेव की 100 और रूट के अंदर टेंशन निकालना है, ये 10 टू द पावर -2, तो ये 10 टू द पावर -1 हुआ, इधर गया तो ये 10 आ गया, रूट टेंशन, तो टेंशन आ गया 100 न्यूटन, यानी रस्सी में टेंशन 100 न्यूटन होगा, तो यहां टेंशन को 100 न्यूटन रख दो, तो 100 बराबर m2g, और g बताओ बेटा 10 है, तो m2 हो गया 10 kg, m2 की वैल्यू 10 kg हो गई। और इस टेंशन को यहां 100 रख दो, तो m1g की वैल्यू 10 और sin 30 हाफ, तो ये 5 हुआ, तो m1 की वैल्यू आ गई 20 kg, m1 आ गया 20 kg, नोट करें। राइट, आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखिए। आपसे कहा जा रहा है, ये एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर में यहां रस्सी से एक डिस्टरबेंस और यहां पर एक मास है m, और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मास दिया गया है 4 kg,
रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी है 19.2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी तो हम लोग 10 लेते ही हैं। क्वेश्चन लगे फाइंड द स्पीड ब्रैकेट में लिख लो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। फाइंड द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ब्रैकेट क्लोज कर दो। with which a wave can proceed in the string, with which a wave can proceed on the string। कह रहे हैं ये वेव इस रस्सी के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से जाएगा। तो रस्सी मूविंग है, एक्सेलरेटिंग है ऊपर की तरफ, तो रस्सी के रिस्पेक्ट में मतलब विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम पूछ रहा है। तो हमें पहले रस्सी में टेंशन निकालना पड़ेगा। तो जरा बताइए आप हमें, तो पहले हम प्रॉब्लम यहां से करें और देखें रस्सी में टेंशन कितना होगा। तो यहां से देखने पर ये मास हमको रुका हुआ नजर आएगा। तो हम अगर इसका एफबीडी बनाएं तो ऊपर टेंशन, नीचे mg, और बताओ स्यूडो भी किधर लगेगा, नीचे। और ये बताओ रिलेटिव में रेस्ट नजर आ रहा है। तो बताओ यहां से टेंशन ने mg प्लस ma को बैलेंस कर रखा है। मास है हमारा 4 kg, जी है 10 और 4 इंटू 2, तो ये आया 48 न्यूटन का टेंशन होगा रस्सी में। बोलो भाई, अब अगर हमें स्पीड चाहिए तो वेव स्पीड रस्सी में रूट के अंदर T/μ। टेंशन आ चुका है 48 और म्यू की वैल्यू है 19.2 इंटू 10⁻³ 19.2 इंटू 10⁻³। तो ये बताओ सॉल्व करो जरा, तुम पाओगे 50 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आ जाएगा। स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से ये वेव आगे बढ़ रहा होगा। रब कर दें। अब देखिए जरा, आपसे कहा जा रहा है यहां पर ये सीलिंग है, ये एक रस्सी है और हमने यहां पर एक डिस्टरबेंस ऐसे क्रिएट कर रखा है बॉटम पर, ऐसे ये डिस्टरबेंस ऊपर जा रहा है। रस्सी का मास m है, लेंथ l है, ये पॉइंट मान लो a है और ये पॉइंट b है। हमसे कह रहे हैं इस डिस्टरबेंस को a से b तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सवाल लिखें कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ रोप। तो सुनो ध्यान से, यहां पर जो वेव है वो एक्सेलरेट करके जाएगा। यहां देखो इस पॉइंट पर टेंशन 0 होगा क्योंकि नीचे कोई मास ही नहीं है, और यहां पे जो टेंशन होगा वो रस्सी के पूरे mg के बराबर होगा। तो यहां पे वेव की स्पीड 0 होगी और यहां पे वेव की स्पीड होगी रूट के अंदर T/μ। तो ये होगी रूट mg/μ और ये बताओ मैक्सिमम स्पीड होगी, यानी यहां से लेके यहां तक लगातार स्पीड बढ़ रही है। तो ये वेव जो है एक्सेलरेटिंग वेव होगा, ये बेटा एक्सेलरेटिंग वेव होगा। तो एल लेंथ जाने में कितना समय लगेगा, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हम s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फिर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से जनरल x पे जाते हैं और जनरल x पे गए, हमने x लेंथ रस्सी का काटा। तो देखिए भाई, यहां से अगर हम x लेंथ रस्सी की काटे तो ये जो मास है x लेंथ का, इस x लेंथ के मास का जो नीचे mg होगा, वही यहां का टेंशन होगा, टेंशन है डिस्टेंस x। और ये बताओ हवा में ऐसे लटका हुआ है, तो बताओ टेंशन एट डिस्टेंस x ने mg x लेंथ के मास mg को बैलेंस किया। x लेंथ का मास होगा m/l यूनिट लेंथ का मास इंटू x इंटू जी, ये होगा टेंशन एट डिस्टेंस x। और चाहो तो हम इसको म्यू एक्स जी लिख दें सीधा। तो बताओ x डिस्टेंस पर वेव की स्पीड होगी रूट के अंदर टेंशन एट डिस्टेंस x अपॉन म्यू, म्यू इज कांस्टेंट, तो ये आया रूट के अंदर म्यू एक्स जी अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कट गया, रूट एक्स जी। तो बताओ स्पीड जो आ रही है x का फंक्शन, वो रूट एक्स जी आ रही है। अगर मैं कहूं इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो बताओ a बराबर क्या होता है, v मल्टीप्लाई बाय डी वी बाई डी एक्स। देख लो भाई, तो a बराबर v की वैल्यू है रूट एक्स जी, और डी वी बाई डी एक्स, इसे जरा डिफ्रेंशिएट करो, रूट जी तो बाहर है, 1/2 नीचे आएगा, रूट एक्स नीचे आएगा। तो रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा, रूट जी जी हो गया, g/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बेटा एक्सेलरेशन आ रहा है कांस्टेंट। कैसा एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट। वो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो अब हम फ्री हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। l जाना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन 5 का है, टाइम हमको चाहिए है, तो टाइम आ गया रूट के अंदर 2l/5। इतने सेकंड में ये बताओ पूरी लेंथ को क्रॉस करेगा। हमें अगर कहा जाए कि कुछ ग्राफ बनाइए इस रस्सी में टेंशन डिस्टेंस के साथ, देखो ये आ रहा म्यू एक्स जी, तो अगर हम ग्राफ बनाएं टेंशन डिस्टेंस x के साथ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जिसका स्लोप tan थीटा की वैल्यू म्यू जी होगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन आ रहा है। स्पीड का x के साथ रिलेशन v बराबर रूट एक्स। तो अगर हम स्पीड का ग्राफ x के साथ बनाएं तो ये देखो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला ओपनिंग राइट साइड, ये स्पीड का x के साथ ग्राफ होगा। अगर हम स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और इसका स्लोप tan थीटा dv बाई dt जो कि एक्सेलरेशन होगा और वो 5 होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं वो हमसे, ग्राफ नोट करें। आई थिंक क्लियर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर सीलिंग से एक आइडियल रस्सी और ये डिस्टरबेंस, यहां पर हमने एक मास 2 kg हैंग कराया है और ये डिस्टरबेंस ऊपर जा रहा है।
ये वेव की स्पीड, और इस रस्सी का जो मास है वो है 6 kg, और इस रस्सी की लेंथ है 12 मीटर। सवाल लिखें, ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ of wavelength 0.06 meter. Transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the bottom of the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse? When it reaches at top of the rope. What is the wavelength when it reaches at top of the rope? जब ये टॉप पे पहुंचेगा तब इसका वेवलेंथ क्या होगा? तो पहले एक बार बताओ बेटा, यहां जो टेंशन होगा बॉटम पॉइंट पर, यहां पे जो टेंशन होगा, इस टेंशन की जिम्मेदारी है केवल 2G को बैलेंस करना। यहां जो टेंशन होगा टॉप पॉइंट पर, इसकी जिम्मेदारी है 2G प्लस 6G को बैलेंस करना, यानी 8G। यहां का टेंशन होगा 8G, इसका मास प्लस रस्सी का मास का mg, टोटल वेट। अब देखो जरा एक बार बताओ, मीडियम जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बताइए भाई, मीडियम अगर बदले भी, पहले तो मीडियम बदल नहीं रहा क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, अगर मीडियम बदलता भी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ बदल लगेगा। मीडियम बदलने पे वेवलेंथ बदल सकता है, लेकिन बताओ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होता है। तो अब हमें एक बात बताओ, बॉटम पर हम लिख सकते हैं स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बताओ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। एक बार अगर वेव जनरेट हो गया तो जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही उस वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, यानी बताओ v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और v है उस जगह का टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन हो जाएगा, क्योंकि म्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट। म्यू जो है यहां पर बताओ 6/12 हाफ kg पर मीटर, दैट इज कांस्टेंट नंबर, ये बेटा कांस्टेंट है। इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टेंशन। तो देखो भाई, लैम्डा टॉप पर बराबर या प्रोपोर्शनल टू टेंशन टॉप पर, और लैम्डा बॉटम पर प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर टेंशन एट बॉटम। दोनों को डिवाइड करो तो लैम्डा टॉप पे पूछा है कि जैसे जैसे ये वेव ऊपर की तरफ जाएगा स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये वेव जैसे जैसे ऊपर जा रहा है टेंशन बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही, और स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो बताओ लैम्डा टॉप अपॉन लैम्डा बॉटम कितना है? एक बार लिख दे रहे हैं ऐसे, लैम्डा बॉटम बराबर रूट के अंदर टेंशन एट टॉप पॉइंट अपॉन टेंशन एट बॉटम पॉइंट। तो लैम्डा टॉप पॉइंट पर हमें निकालना है, बॉटम पॉइंट पर है 0.06, टॉप पॉइंट पे टेंशन है 8G और बॉटम पॉइंट पे टेंशन है 2G। तो ये बताओ 4 आ रहा है, तो ये तो 2 बचा, तो लैम्डा टॉप पॉइंट 2 इंटू 0.06, तो ये आया बेटा 0.12 मीटर, ये आ गया टॉप पॉइंट पर वेवलेंथ, राइट। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में एनर्जी इन प्रोग्रेसिव वेव अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।